हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं गुप्त उत्तर काल में। इस समय 5वीं सदी के अंत और 6ठी सदी के प्रारंभ में अनेक राजवंश उत्तरी भारत में स्वतंत्र हुए। उनमें मुख्य निम्नलिखित थे: कन्नौज का मोखरी वंश, स्थानीश्वर का वर्धन वंश और वल्लभी का मैत्रक वंश। मोखरी वंश प्राचीन वंश है। इस वंश के 3 राजाओं के नाम बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों के गुहा मंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होते हैं। ये राजा हैं यज्ञवर्मा, सादुल वर्मा और अनंत वर्मा। मोखरी वंश की एक शाखा कन्नौज में राज्य करती थी। ये भी गुप्तों के सामंत थे और गुप्तों के वैभव काल में मगध से प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर कन्नौज आए थे। जब हुणों और यशोधर्मा के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य निर्बल हो गया तो ये वंश स्वतंत्र हो गया। इस वंश के प्रथम 3 राजा हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईशान वर्मा थे। इनमें से पहले 2 राजा गुप्तों के सामंत रहे और गुप्तों के वैभव काल में मगध से प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर कन्नौज आए थे। जब हुणों और यशोधर्मा के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य निर्बल हो गया तो ये वंश स्वतंत्र हो गया। इस वंश के प्रथम 3 राजा हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। तो धर्मा के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य में जो उथल पुथल मची थी, इससे या इसका लाभ उठाकर ईश्वर वर्मा स्वतंत्र शासक बन गया। ईश्वर वर्मा का कार्यकाल 524 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। ईश्वर वर्मा के बाद ईशान वर्मा कन्नौज की गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल 550 ईस्वी से 576 ईस्वी तक का था। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया और महाधीराज की उपाधि धारण की। नाम यह हुआ कि गुप्त शासक कुमार गुप्त तृतीय के इसके साथ काफ़ी युद्ध हुए और इसने उसे हरा दिया। ईशान वर्मा ने आंध्र और गौड़ के देशों पर भी विजय प्राप्त की। ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मा कन्नौज का मोखरी राजा बना या कन्नौज की गद्दी पर बैठा। यह भी अपने पिता के समान वीर और महत्वाकांक्षी था। इसने भी गुप्तों के साथ निरंतर युद्ध किए। शासक उस समय दामोदर गुप्त था, इसको इसने हराया। सर्ववर्मा ने अपने शासन की या साम्राज्य की सीमा पूर्व में सोन नदी तक विस्तृत कर ली थी। उत्तर भारत की अप्रधान राजनीतिक शक्ति गुप्तों के हाथों से निकलकर मोखरी राजाओं के हाथ में आ गई थी। सर्ववर्मा के काल में ही मोखरी वंश का काफ़ी विकास हुआ। सर्ववर्मा के बाद अवंती वर्मा और उसके बाद ग्रह वर्मा इस साम्राज्य के राजा हुए। ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री के साथ हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ही ग्रह वर्मा की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ग्रह वर्मा मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त हो गया और ग्रह वर्मा की पत्नी राजश्री यह पुष्यभूति राजा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। ये सती होने जा रही थी, पर इसे हर्षवर्धन ने ढूंढकर इसके साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया और इसके साथ मिलकर राज्य का संचालन किया। अब बात करते हैं पुष्यभूति के वर्धन वंश के बारे में। इनके और कन्नौज के मोखरियों के बीच क्या संबंध रहे। कन्नौज के मोखरी राज्य के पश्चिम में स्थानेश्वर में एक स्वतंत्र राजवंश का प्रभुत्व था। यहाँ के संस्थापक का नाम पुष्यभूति था। इसके कुल में आगे चलकर नरवर्धन हुआ। यह गुप्त साम्राज्य का ही सामंत रहा। नरवर्धन की दूसरी पीढ़ी बाद आदित्यवर्मन हुआ। आदित्यवर्धन इसे महाराज लिखा गया है। इसका मतलब इसकी स्थिति अब सामंतों से ऊंची हो गई थी और आदित्यवर्धन स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करने लगा। फिर इसका पुत्र प्रभाकर वर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और छोटे का हर्षवर्धन, और इन्हीं की बहन थी राजश्री, जिसकी शादी मोखरी वंश के ग्रह वर्मा के साथ हुई थी। लगभग 640 एडी ईस्वी के आसपास मोखरी वंश की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और इस समय राजा ग्रह वर्मा था। तो जैसे कि हमने अभी आपको पहले भी बताया है कि
मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और राजश्री इसको बंदी बना लिया। फिर राजश्री के भाई ने नाम राज्यवर्धन था, इसने देवगुप्त को मार डाला, परंतु उसी समय धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने इसको मार दिया। फिर राजा हर्षवर्धन ने शशांक को हराया और अपनी बहन को उनसे आज़ाद करवाया। अब उसकी बहन सती होने जा रही थी। यहाँ उसने उसको खोजकर और कन्नौज की राजगद्दी पर बिठाया और उसके साथ मिलकर वर्धन वंश भी कन्नौज के मुखरी वंश से मिल गया था। और इसने अब थानेश्वर के साथ साथ हर्षवर्धन ने अपनी बहन के प्रतिनिधि के रूप में ही कन्नौज का भी राज्यभार संभाला। इन दोनों राज्यों के सम्मिलित होने से अब शक्ति हर्षवर्धन की बहुत बढ़ गई थी। हर्षवर्धन सम्राट 606 एडी ईस्वी में बना। इसका राज्यकाल 647 एडी तक चलता रहा। इतिहास में हर्षवर्धन का बहुत महत्व है। गुप्त वंश की निर्बलता का लाभ उठाकर उसने अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था। अब कन्नौज की गुप्त शासक के अंत के बाद यह स्थिति हो गई थी जो पहले पाटलिपुत्र की थी। जो इस समय कन्नौज की गद्दी पर राज करता वो भारत का सम्राट माना जाता था। उसकी अधीनता भारत के ज़्यादातर राजा स्वीकार करते थे। इसके काल में चीनी यात्री हेनसांग आया। इसकी कीर्ति शियू की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। बाण भट्ट हर्ष के कवि थे। इसने कादम्बरी और हरीश चरित्र की रचना की। इसके अलावा चंदी षटक भी लिखी। हर्ष भी एक अच्छा कवि था। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद आदि की रचना की। सूर्य शतक का कवि मयूर भी हर्षवर्धन के काल में ही था। हर्षवर्धन ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए बंगाल के गौड़ नरेश शशांक के साथ कई युद्ध किए। वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय के साथ इसने काफ़ी युद्ध किए। चालुक्य पुलकेशी के विरुद्ध इसने युद्ध किए। सिंध के राजा के विरुद्ध इसने युद्ध किए। अब काफ़ी युद्धों के बाद उसने गौड़ नरेश शशांक के संधि कर ली थी। इसके बाद और मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का आधिपत्य स्थापित था और दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशी का। तो अब इन दोनों में युद्ध होना निश्चित था और 642 एडी में युद्ध हुआ। इसमें चालुक्य राजा जीता। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके बाद सिंध राज के साथ इसका युद्ध हुआ, पर इसमें हर्षवर्धन विजय रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफ़ी विजयों के कारण हर्षवर्धन का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। हर्षवर्धन हिंदू और बौद्ध धर्म में दोनों में ही विश्वास करता था। इसके राजधानी कन्नौज में इसने बौद्ध विहार भी बनवाया था और मंदिरों की संख्या भी बहुत थी। इसने अपने शासनकाल में पंजाब, कश्मीर, नेपाल के नरेशों को अपने अधीन किया, पर यह दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार नहीं कर पाया। इसके अलावा सोनपत, आधुनिक सोनीपत जो हरियाणा में इसकी मुद्रा मिली है, पश्चिमी के मालवा, उज्जैन, जिजाग भुक्ति, महावेश्वरपुर, बेराट यानी पूर्वी राजपूताना भी हर्ष के साम्राज्य में थे। कुल मिलाकर इसका राज्य हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ तक विस्तृत था। यह भी कहा जाता है कि 12 साल में जो कुंभ मेला लगता है उसका आयोजन सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने ही शुरू करवाया था। आदि। अब बात करते हैं वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में। इस वंश का संस्थापक गुप्तों का सेनापति गुर्जर मैत्रक था। गुप्त वंश की जब शक्ति कमज़ोर होगी तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 475 ईस्वी में इसने अपने वंश की स्थापना की। इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद एक राजा हुआ धारसेन या धरसेन। इसकी शादी हर्षवर्धन की पुत्री के साथ हुई थी। फिर द्रोणसेन हुआ, फिर ध्रुवसेन हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा शिला द्वितीय मैत्रक था। इसने गुजरात से लेकर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किया। आदि।